नमस्कार। मैं संज्ञा आजाद श्री रमेश आजाद जी की एक कहानी जिसका शीर्षक है आखिरी राजा की पहली कहानी पढ़ने जा रही हूँ। ज्यादातर राजा जैसे होते हैं वैसे ही एक राजा था। कला प्रेमी, संगीत प्रेमी, आमोद प्रमोद में मस्त रहने वाला। ना तो उसे घर परिवार की चिंता थी ना प्रजा की। सब कुछ दरबारियों के जिम्मे था। बस चिंता थी तो एक, राजपाट को जैसे भी हो बरकरार रखा जाए और हो सके तो उसे और बढ़ाया जाए। ऐसे राजा के जैसे दरबारी होते हैं वैसे ही दरबारी थे। राजा की तरह वे सब भी शौकीन मिजाज थे और उनके भी कारिंदे थे। जैसे भी हो अपना घर भरना उन सब का ध्येय था। प्रजा जैसी होती है वो भी वैसी ही थी, एकदम बेचारी, डरी सहमी, दुखी। किसानों का हाल भी कुछ अलग ना था। ना सिंचाई के साधन थे, ना बाढ़ से बचने का कोई उपाय। उस पर टैक्स की वसूली के लिए कारिंदे हरदम सिर पर सवार रहते। कारिंदों की कर्म काटता का हाल यह था कि उनके डर से सब छुप जाते। एक महाजन ही था जो सबों के बीच थोड़ा सुखी था, पर पता नहीं कब उस पर कौन सी आफत टूट पड़े, इसलिए वक्त बेवक्त दुम हिलाना उसकी आदत बन गई थी। मौका मिलते ही गांव वालों पर वह राज अधिकारियों की तरह सवार भी हो जाता था। उसी राजा की अंधेर नगरी में नायक की तरह एक किसान था, गबरू, जवान और होशियार। वह अपने खेतों में जुटकर काम करता। हल चलाता तो उसके कंठ से गीत निकलते, पानी पाटता तो कहानियां छन कर निकलती, कटाई करता तो विदित समाज जैसी मुखर आलोचनाएं झड़ती। बैलों और दूसरे मवेशियों की वह खूब देखभाल करता। सबसे बड़ी बात यह है कि वह महाजन से कभी उधार नहीं लेता, उससे डरता भी नहीं। वही अकेला था जो कभी कभी गांव वालों की थोड़ी मदद भी करता। गांव वाले भी उसे किसान होते हुए भी आदर करते। अपने बीवी बच्चों के साथ वह सुख और दुख को भी काट रहा था। वह राजा से मिलना चाहता था, प्रजा के दुख को राजा तक पहुंचाना चाहता था, पर वह किसान था। किसान को भला कोई राज दरबार में फटकने भी क्यों देता। राजा ने अपने दरबार में संगीत सभा बुलाई। दूर दूर से संगीतज्ञ आए, सैकड़ों लोग, पर राजा और उसके दरबारी ही थे श्रोता। पर्दे की आड़ में रानियां भी थी, बाकी सब साजिंदे। यह संगीत सभा कई दिनों से रोज शाम को हो रही थी। किसान अपने खेत से लौटता तो रास्ते में ही संगीतशाला पड़ती। तब संगीत अपने यौवन में होता। उसके कानों में साजों की आवाजें सुनाई पड़ती, पर वह चाहकर भी अंदर नहीं जा सकता। राजा के कारिंदे तो उन्हें ही अंदर जाने देता जो राजा के लोग थे। बाहरी लोग थे तो साजिंदे। साजिंदे वे थे जिनके पास अपने साज थे, मतलब ये कि उनके पास अपना बाजा हो, वो तो जा ही सकता था। कई दिन लग गए तरकीब ढूंढते उस बहादुर किसान को, पर तरकीब सूझ ही गई। फिर उसमें हिम्मत भी आ गई। शाम का समय था, खेत जोतकर वह लौट रहा था। आगे आगे दोनों बैल गले में बंधी घंटियां बजाते जा रहे थे, मानो उस किसान के किसी गीत में धुन पिरो रहे हों। उनके पीछे कंधे पर हल उठाए किसान भी गुनगुनाता उनका साथ दे रहा था। किसान की औरत सबसे पीछे थी। वह तेजी से बढ़ रही थी ताकि पिछड़ ना जाए, कोई अंतर ना छूट जाए। तभी किसान रुका। उसके चेहरे पर इस समय मुस्कान नाच रही थी। मुस्कुराते हुए उसने अपनी औरत से कहा, तुम बैलों को लेकर चलो, सानी पानी दे देना, मैं घंटे भर बाद आ जाऊंगा। औरत ने पूछा, क्यों? यहाँ से कहाँ जाओगे? गांव तो दूर है अभी। फिर उल्हाना देते हुए आगे बोली, मुझे मालूम है तुम दीनू काका के बथान पर गांजा पीने जाओगे।
किसान ने ठहाका लगाया और कहा, अरे नहीं भगवान, आज तो मैं सोमरस का पान करने जा रहा हूँ। सोमरस? तुम तो ये अलाई बलाई चीज छूते भी नहीं थे, फिर आज तुम्हें ये क्या सूझी? औरत हैरत में पड़ गई। किसान ने उसे और हैरान करके कहा, नहीं समझी? अरे आज मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करना। और कंधे पर का अंगोछा सिर पर मुरेठा की तरह बांध लिया। पर किसान की औरत तो चिंतित हो ही गई थी। औरत की चिंता से बेपरवाह बना किसान कंधे पर हल उठाए जा पहुंचा संगीतशाला के दरवाजे पर। दरबान ने उस धूल में सने किसान से कड़क कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसकी कड़क आवाज सुनकर एक बार तो किसान के कदम ठिठके, लेकिन वह तुरंत संभल गया। बड़े विश्वास के साथ बोला, संगीत सभा में हिस्सा लेने। तुम्हारा बाजा कहाँ है? दूसरे दरबान ने पूछा। तब तक किसान का हौसला और बढ़ गया था। दरबान की कड़क पहले ही भाग चुकी थी। बेफिक्री के साथ किसान ने उल्टे सवाल दागा, इतना बड़ा बाजा कंधे पर लादे हूँ, तुम्हें नहीं दिखाई देता क्या? अब तक और कई साजिंदे आ पहुंचे। भीड़ बढ़ती देख दरबार ने ज्यादा हुजुक नहीं की, उसे अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचकर वह साजिंदों की पंक्ति में खड़ा हो गया। राजा आदेश देता, सब साजिंदे हरकत में आते। कोई तबला ठोकता, कोई नगाड़ा पीटता, तो कोई तुर्की फूंकता। किसान अपने हल के पास पहिने को फेरता, मानो सारंगी पर गज फेर रहा हो। काफी देर तक राजा उस विचित्र किस्म के बाजा को देखता रहा। सोचता रहा, ये कौन सा बाजा है, इतना बड़ा? उसने ध्यान से उसकी आवाज सुनने की कोशिश की, पर उसे कुछ खास सुनाई नहीं दिया। सोचा शायद इस सारी आवाजों में इसकी आवाज गुम हो जाती है, इसे अकेला सुनना चाहिए। राजा ने कहा, रुको। सब रुक गए। राजा ने किसान से कहा, तुम अकेले बजाओ इसे, ये कौन सा बाजा है? किसान ने बड़ी नम्रता से सिर झुकाया, फिर जवाब दिया, नहीं महाराज, ये अकेले नहीं बज सकता। राजा ने पूछा, क्यों? क्योंकि महाराज, ये शामिल बाजा है, सबके साथ ही ये भी बजता है। अकेले में सुनना हो, इसे तो संगीतशाला से निकलकर बाहर खेतों में आना पड़ेगा। इसे बैल बजाते हैं महाराज, इसका संगीत सुनाई देने के साथ दिखाई भी देता है। तार छेड़ने के बाद इसका संगीत महीनों तक गूंजता है, खेत हरे हो जाते हैं। सुना है जनकपुरी के राजा जनक इसे बजाते थे। किसान की बातें सुन राजा मगन होने लगा। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि राजा को सम्मोहन सा होने लगा। राजा की मुख मुद्रा देख किसान को लगा राजा उसकी बात मान जाएगा। वह राजा को इस बहाने खेतों पर ले जाएगा। इस बाजा का संगीत सुनाने के बहाने वह राजा को प्रजा से भेंट करवाएगा, उनके सुख दुख से वाकिफ करवाएगा। शायद राज्य में हो रही बदअमनी को राजा दूर भी करे, पर ऐसा हुआ नहीं। दरबारियों को किसान की चालाकी समझ में आ गई। उन्होंने राजा के कान भर दिए। कान का कच्चा राजा भला षड्यंत्रकारी किसान को कैसे छोड़ता? उस पर वह सभ्य समाज का आदमी नहीं था, किसान जात का षड्यंत्रकारी। राजा के विधान में जितनी धाराएं थी सब उसी पर बहा दी गई। उस बेगवती धाराओं में डूबे किसान को फांसी चढ़ाने में एक दिन भी नहीं लगा। अखबार तब नहीं छपते थे, खबर तब पत्रकारों द्वारा नहीं लाए जाते थे, तब प्रेस विज्ञापन भी नहीं प्रसारित होते थे। पर किसान की मौत की खबर जंगल की आग की तरह गांव-गांव में फैल गई। किसान की भोली भाली और खेतों में कलेवा पहुंचाने वाली और घर में खाना बनाने वाली और बच्चों को पालने वाली खुदरी हाथों वाली पत्नी वीरांगना बन गई। बगैर सूचना हाईवे पर सवार गांव के लोग उस वीरांगना के पीछे पीछे अपने अपने हल, फावड़े, केती, वसूली, कुदाल लिए राजा की संगीतशाला पर चढ़ गए। राजा के सारे सिपाही हक्का बक्का रह गए, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। फिर तो ना राजा बचा, ना उसके दरबारी। कहते हैं वह राजा उस देश का आखिरी राजा था। हालांकि ये नहीं पता
कि वह कौन सा देश था। राजस्थान वाले अपने राजा को आखिरी राजा कहकर इसे अपनी कथा बताते हैं, मगध वाले मगध का राजा। पर सुना है रूस वाले और चीन वाले और यूनान वाले भी उसे अपना आखिरी राजा कहते हैं। पर राजा के कुछ वंशज और पिट्ठू मर नहीं पाए थे। वहां राजशाही तो खत्म हो गई, पर उनके पिट्ठू किसी न किसी रूप में अब भी हैं, जो चाहते हैं राजशाही कायम हो, संगीतशाला फिर से खोले जाएं। अपनी इस चाहत को वे संसद से संचालित करना चाहते हैं। पर जनता के बारे में भी सुना है कि वो बेफिक्र है, पर वास्तव में ऐसा है क्या? धन्यवाद।